नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिवेन्यू अथॉरिटीज के बारे में, यानी कि जिसे आप तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्यूटी कमिश्नर डीसी कहते हैं। कई बार देखा जाता है कि जब किसी संपत्ति को लेकर वाद विवाद चल रहा होता है, चाहे किसी एग्रीकल्चर लैंड को लेकर हो, चाहे किसी रेजिडेंशियल लैंड को लेकर हो, या फिर किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेकर, तो हम लोगों को यही सलाह देते हैं कि अगर संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर वाद विवाद होता है तो आप समय रहते कोर्ट के अंदर जरूर चले जाएं, ताकि आपका समय और पैसा कहीं गलत जगह ना खराब। फिर भी कई बार देखा जाता है कि जब संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर, टाइटल को लेकर सीधा विवाद नहीं होता, लोग म्यूटेशन एंट्रीज को लेकर, जमाबंदी के अंदर चढ़े हुए नाम को लेकर, पट्टे के अंदर एंट्रीज को लेकर रिवेन्यूज अथॉरिटीज के सामने चले जाते हैं। जैसे तहसीलदार के सामने केस डाल दिया या डीसी के सामने केस चल रहा है, और ऐसी कंडीशन में बाद में वही रिवेन्यूज कोर्ट उनको संपत्ति का मालिक मानने से मना कर देते हैं और सभी रिकॉर्ड्स के अंदर से उनका नाम हटा देते हैं। अब दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो रिवेन्यूज अथॉरिटी है, ये केवल फिस्कल पर्पस के लिए है, टैक्स कलेक्शन पर्पस के लिए है, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स टाइटल क्वेश्चन डिसाइड करने की जुरिस्डिक्शन रखती ही नहीं है। यानी कि जब संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर कभी भी विवाद खड़ा होगा तो इन रिवेन्यूज अथॉरिटी के पास ये जुरिस्डिक्शन, ये पावर ही नहीं है कि वो किसी और का नाम वहां पर हटाकर किसी और को संपत्ति का मालिक घोषित करते। अब दोस्तों, आज मैं इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप लोगों के लिए यहां पर यह वीडियो लेकर आया हूं, और आज हम इसी चीज को रेलिवेंट जजमेंट के साथ आप लोगों के साथ यहां पर क्लियर करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, यहां पर मैं सबसे पहले एक बेहद बड़ी जजमेंट आपके साथ डिस्कस कर लूं, जहां पर यही बात की गई कि रिवेन्यू अथॉरिटीज अगर एक इमूवेबल यानी कि अचल संपत्ति है तो उसका टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि मालिकाना हक से रिलेटेड क्वेश्चन डील कर ही नहीं सकती। अब सबसे पहले एक बार डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा, केस टाइटल है श्रीमती जयम्मा, जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर है, वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। इसका ध्यान दीजिएगा आप, रिट पिटिशन नंबर है 6872 ऑफ 2013 और 24 जनवरी साल 2020 की हमारी जजमेंट है। अब डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए, यहां पर मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको समझा दूं कि आखिरकार इस जजमेंट में कहा क्या गया। देखिएगा, केस में बोला गया दोस्तों, यहां पर जो कर्नाटका हाईकोर्ट की फुल बेंच थी, उन्होंने यही हेल्ड किया कि जो रिवेन्यू अथॉरिटीज होती हैं, तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, उनको ये जुरिस्डिक्शन यानी कि पावर ही नहीं है कि वो किसी भी टाइटल डिस्प्यूट को डिसाइड कर सके। यानी कि अगर संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर विवाद है तो इन रिवेन्यूज अथॉरिटीज को ये पावर ही नहीं है वो किसी को मालिक घोषित कर सके। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये पावर एक्सक्लूसिवली जो डोमेन है, ये पावर है, ये कंपिटेंट सिविल कोर्ट के पास है कि वो डिसाइड करे कौन मालिक है या नहीं, और डिसाइड करके वहां पर डिग्री पास कर दे। और अगर सिविल कोर्ट ऐसी कोई डिग्री पास कर देता है तो बाकी जितने भी कोर्ट हैं, चाहे वो रिवेन्यूज अथॉरिटीज ही क्यों ना हो, उनके ऊपर भी सिविल कोर्ट का वो फैसला बाउंड हो जाता है। यानी कि दोस्तों, यहां से आपको समझ में आया कि कई बार लोग सोचते हैं कि सर हमारा तो रिवेन्यू कोर्ट में केस चल रहा है, हम सिविल कोर्ट जाए क्यों? क्योंकि सिविल कोर्ट के पास ही अथॉरिटी है कि वो टाइटल डिस्प्यूट होने पर डिग्री देकर पास कर सकता है कि कौन टाइटल ओनरशिप होल्ड कर सकता है और किसके फेवर में टाइटल ओनरशिप नहीं जाने वाली। और जो सिविल कोर्ट की डिग्री पास होगी टाइटल को रिलेटेड, वो सभी रिवेन्यूज अथॉरिटीज के ऊपर भी बाउंड हो जाती है। तो यहां से आपको क्लियर हो ही गया दोस्तों कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस बड़ी जजमेंट में क्या बोला था। अब इसके बाद ये 2020 की जजमेंट थी, एक और लेटेस्ट जजमेंट आपके साथ मैं डिस्कस कर लूं ताकि एटलीस्ट दो जजमेंट तो आपको इससे रिलेटेड मैं क्लियर करके दूं। एक बार ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप डिस्प्ले पर, जो हमारी दूसरी जजमेंट है उसका केस टाइटल है के जयपाल रेड्डी सन ऑफ रामचंद्र रेड्डी, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस जॉइंट कलेक्टर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका रिट पिटिशन नंबर है हमारा 142 ऑफ 2009 और
13/10 साल 2023 की जजमेंट, यानी कि बिल्कुल पिछले साल की जजमेंट लाया हूं ताकि लेटेस्ट जजमेंट भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास आ जाए। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा कि आखिरकार इस जजमेंट में क्या बोला गया। देखिएगा दोस्तों, यहां पर तेलंगाना हाई कोर्ट की सिंगल जज की जो बेंच थी, उन्होंने डिसाइड किया कि जो रिवेन्यूज अथॉरिटीज होती हैं, तहसीलदार, असिस्टेंट कलेक्टर, डिप्यूटी कमिश्नर, उनके पास ये पावर ही नहीं है कि अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ टाइटल या पोजेशन आता है कि कौन मालिक है, कौन कब्जे में है, किसको कब्जा मिलना चाहिए, किसको मालिकाना हक मिलना चाहिए, वो चीज ये रिवेन्यूज अथॉरिटी डिसाइड कर ही नहीं सकती। ये चीज यहां पर साफ बोली गई। इसके अलावा यहां पर इसमें यह भी बोला गया कि जो 10 नवंबर साल 2000 की जजमेंट पास की गई थी रेवेन्यू ऑफिसर की तरफ से, वो एक्सेस ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन से हुई थी, यानी कि अपनी पावर का ज्यादा इस्तेमाल करते हुए पास की गई। तो प्रेजेंट कोर्ट में भी, यानी कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी यही बोला कि जो रिवेन्यूज अथॉरिटीज है, अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया, कॉम्प्लेक्स मतलब कि भाई किसको मालिक घोषित करे, कई मालिक है, किसके पक्ष में कब्जा घोषित करे, किसको कब्जा मिलना चाहिए, तो यह चीज रिवेन्यूज अथॉरिटीज नहीं हेल्ड कर सकती। कारण, क्योंकि यह अथॉरिटी हमारी सिविल कोर्ट के पास होती है। इसीलिए मैंने कुछ दिन पहले एक जजमेंट भी आपके साथ शेयर करी थी, जहां पर बताया था कि अगर रिवेन्यू रिकॉर्ड्स आपके नाम है, म्यूटेशन, दाखिल खारिज, जमाबंदी, तो इससे आप अपने आप को मालिक घोषित नहीं करा सकते। कारण, क्योंकि यह रिकॉर्ड केवल और केवल फिस्कल पर्पस के लिए, फिस्कल पर्पस मतलब टैक्स कलेक्शन पर्पस के लिए, कि जो लैंड को इस्तेमाल कर रहा है वो टैक्स पे करेगा। पर यहां पर कहीं नहीं बोला जाता कि रिवेन्यू रिकॉर्ड में नाम आने से उसको हम संपत्ति का मालिक घोषित कर देंगे, क्योंकि अगर टाइटल को लेकर डिस्प्यूट होगा तो वो सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन संपत्ति का मालिक होना चाहिए और कौन नहीं। अब ये दो बड़ी जजमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस करी, जहां पर रिवेन्यूज अथॉरिटी को पावर ही नहीं दी गई कि टाइटल या पोजेशन से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को डील कर सके। नाउ, अब मैंने जो सबसे पहली जजमेंट डिस्कस की थी कर्नाटका हाई कोर्ट की साल 2020 की, उसी जजमेंट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। उसमें 3 बड़े पॉइंट बताए गए। वो तीनों पॉइंट मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको समझा दूं। वहां पर बताया गया है कब अपील डाली जाएगी, कब सिविल कोर्ट में मैटर जाएगा, कितने दिन में फिनिश होगा। ये 3 पॉइंट अगर आप समझ गए तो आपकी सारी कंफ्यूजन यहां से दूर हो जाएगी। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, हमारी वही कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट है साल 2020 की। इसके अंदर कुछ रेफरेंस पॉइंट डिस्कस किए थे फुल बेंच ने। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, वो ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसमें बोला गया कि जब कभी भी किसी एंट्रीज के अंदर, जैसे कि म्यूटेशन, कथा एंट्री, उसके अंदर नाम बदलवाने के लिए एप्लीकेशन आएगी कि एंट्रीज के अंदर चेंज करो, म्यूटेशन एंट्री या दाखिल खारिज में, तो तहसीलदार को सबसे पहले यह वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या यहां पर प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद तो नहीं है। अगर तहसीलदार को ऐसा लगता है तो उनको दोनों पार्टीज को डायरेक्शन देनी होगी कि आप अपने सिविल कोर्ट में इस मैटर को लेकर जाओ और वहां पर इस चीज को डिसाइड करो। हां, अगर ऐसा कोई विवाद नहीं है, केवल म्यूटेशन एंट्रीज को लेकर है, कोई टाइटल को लेकर डिस्प्यूट नहीं है, तो इसके लिए दूसरा पॉइंट बताते हैं कि तहसीलदार अपना ऑर्डर पास कर सकता है कि किसके फेवर में म्यूटेशन होगा, किसके फेवर में एंट्रीज होगी। अगर तहसीलदार ने अपना ऑर्डर पास कर दिया और उसके बदले में किसी ने कोई अपील या रिवीजन डाली है असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्यूटी कमिश्नर के सामने, तो वहां पर उन असिस्टेंट और डिप्यूटी कमिश्नर को नेसेसरी स्टेप लेकर उस अपील या रिवीजन एप्लीकेशन को 6 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ करना होगा। किस डेट से? जिस दिन से नोटिस सर्व कर दिए गए दूसरी पार्टी। यानी कि दोस्तों यहां पर साफ बताया कि अगर केवल एंट्रीज है कि भाई मेरा नाम चढ़ा दो म्यूटेशन में, दाखिल खारिज में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में, और उस पर कोई मालिकाना को लेकर विवाद नहीं है, कोई दूसरी पार्टी आकर बोल रही है मेरा भी तो नाम चढ़ना चाहिए, मैं भी तो हिस्सेदार हूं, ठीक है, दोनों हिस्सेदार है, दोनों का नाम चढ़ाओ। पर अगर इसी बीच एक पार्टी उठकर बोलने लग जाए मैंने तो प्रॉपर्टी खरीद ली, उसने हक त्याग कर दिया, उसने ये कागज बना दिया, तो ये आ गया टाइटल डिस्प्यूट। अब मालिकाना के लेकर विवाद आ रहा है। तो यहां पर बोला गया कर्नाटका हाईकोर्ट की तरफ से कि तहसीलदार या कोई भी रेवेन्यू अथॉरिटी है, वो उस मैटर को तुरंत कंपिटेंट सिविल कोर्ट के सामने ट्रांसफर करेगी और वहां पर जाकर यह चीज डिसाइड होगी कि किसका अधिकार वहां पर बन रहा है। तो यहां पर दोस्तों आपको क्लियर हुआ, मैंने विद रेलिवेंट पॉइंट, रेलिवेंट जजमेंट के साथ सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाया कि केवल एंट्रीज को लेकर विवाद है, रिवेन्यू रिकॉर्ड, म्यूटेशन, दाखिल खारिज, जमाबंदी, इनमें एंट्रीज नहीं चढ़ी, किसी का गलत नाम चढ़ गया, इतना विवाद है, तो यहां पर रिवेन्यूज अथॉरिटी उसको डील कर सकती है। पर जैसे ही टाइटल डिस्प्यूट अराइज हो गया तो उनको डायरेक्शन यही दी जाती है कि मैटर सिविल कोर्ट में तुरंत ट्रांसफर कर देना चाहिए। और यह चीज मैंने आपको रेलिवेंट जजमेंट के साथ भी यहां पर क्लियर कर दी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर इस वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।
वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।